उत्तर प्रदेश, ये सिर्फ एक राज्य का नाम नहीं है, ये तो जैसे भारत की आत्मा का आईना है। तो चलिए, आज हम सब मिलकर इसकी बहुत ही विशाल और कह सकते हैं गौरवशाली कहानी में उतरते हैं। हम शुरू करेंगे उस दौर से जब यहाँ पहले इंसान ने कदम रखा था और सफर करेंगे आज के आधुनिक भारत तक। जी हाँ, जैसा कि हम देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश का इतिहास भारत की सभ्यता की रीढ़ है। ये सिर्फ एक राज्य की कहानी हो ही नहीं सकती। ये तो उस जमीन की कहानी है जिसने हमारी संस्कृति, हमारे धर्म और हमारी राजनीति सबको एक आकार दिया है। जरा सोचिए, राम, कृष्ण, बुद्ध, अशोक, अकबर और गांधी, इन सब के कदम इसी जमीन पर पड़े हैं। तो हमारी ये यात्रा शुरू होती है उस बिल्कुल धुंधले से अतीत से, एक ऐसा समय जब इस धरती पर सभ्यता की पहली ईंट रखी जा रही थी। जरा कल्पना करके देखिए, आज से कोई 2 लाख साल पहले सोनभद्र की गुफाओं में हमारे पूर्वज रह रहे थे, पत्थर के औजार बना रहे थे। फिर वक्त थोड़ा और आगे बढ़ा और यही शिकारी संग्राहक जो घूमते रहते थे, उन्होंने खेती करना सीखा और फिर स्थायी बस्तियां बसाईं। और फिर आता है वैदिक काल, जब आर्यों ने इस उपजाऊ गंगा यमुना के दोआब को अपना घर बनाया और इसे एक नाम दिया, मध्य देश, मतलब मध्य भूमि। और इसी मध्य देश में कुरु, कोसल और पांचाल जैसे बड़े बड़े साम्राज्यों ने आकार लिया। अरे, ये वही साम्राज्य हैं जिनकी कहानियां हम आज भी अपने महाकाव्यों में सुनते और पढ़ते हैं। और हाँ, यहीं पर गुरुकुल और वैदिक अनुष्ठानों ने उस सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था की नींव रखी जिसने सदियों तक भारत को एक पहचान दी। महाकाव्यों का दौर जब बीता तो ये क्षेत्र महाजनपदों में बदल गया। अब काशी और कोसल जैसे शहर सिर्फ राजधानियां नहीं थे, नहीं, वो तो व्यापार और राजनीति के धड़कते हुए केंद्र बन गए थे। यहीं से एक संगठित समाज की असली नींव पड़ी। चलिए, अब कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। एक ऐसा दौर जहां ये जमीन सिर्फ तलवारों से नहीं बल्कि विचारों से जीती गई। ये दौर था ज्ञानोदय और बड़े बड़े साम्राज्यों का। जरा सोचिए इस बारे में, दुनिया के 2 इतने बड़े धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, दोनों की जड़ें इसी मिट्टी में हैं। भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया और धर्म का पहिया घुमाया, और भगवान महावीर ने भी यहीं अपने दर्शन का प्रचार प्रसार किया। सच पूछिए तो देखते ही देखते उत्तर प्रदेश पूरी दुनिया के लिए एक आध्यात्मिक चुंबक, एक स्पिरिचुअल मैग्नेट बन गया। और मौर्य साम्राज्य की विरासत, वो तो आज भी हमारे साथ है, हर रोज। सम्राट अशोक ने जो सारनाथ स्तंभ बनवाया था, वही तो आज हमारे स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। ये बात खुद ही इस क्षेत्र के गहरे ऐतिहासिक महत्व को बयां करती है। बाद आता है गुप्त काल। इसे भारत का स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहते हैं। पर क्यों? अच्छा सुनिए, क्योंकि प्रयाग को अपना केंद्र बनाकर समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय जैसे शासकों ने एक ऐसा साम्राज्य बनाया जहां एक तरफ आर्यभट्ट जैसे महान गणितज्ञ ब्रह्मांड के रहस्य खोल रहे थे, तो दूसरी तरफ कालिदास जैसे कवि साहित्य को बिल्कुल नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे थे। वाकई एक सुनहरा दौर था ये। ठीक है, तो अब हम उस युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां संघर्ष भी था और सांस्कृतिक मेलजोल भी, और इन दोनों ने मिलकर मध्यकालीन भारत को एक बिल्कुल नया आकार दिया। तो हुआ ये कि गुप्त साम्राज्य के बिखरने के बाद सत्ता का नया केंद्र बना कन्नौज। अब ये शहर इतना जरूरी और इतना अमीर था कि इसे हासिल करने के लिए उस वक्त की 3 बड़ी शक्तियां गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट आपस में भिड़ गईं, और ये लड़ाई कोई 1-2 साल नहीं बल्कि सदियों तक चली। इतिहास इसी को त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जानता है। इसके बाद दौर आया दिल्ली सल्तनत का, और फिर आए मुगल। बाबर ने आगरा को अपने इतने बड़े साम्राज्य की राजधानी बनाया, और फिर यहीं इसी शहर में उसके पोते शाहजहां ने मोहब्बत की वो अमर निशानी बनवाई जिसे आज पूरी दुनिया ताजमहल के नाम से जानती है। और मुगलों की विरासत वो आज भी इस धरती पर जिंदा है, सांस लेती है। चाहे वो आगरा और फतेहपुर सीकरी के शानदार किले हों या फिर उनकी बनाई हुई प्रशासनिक व्यवस्था, उनका असर आज भी इस क्षेत्र की पहचान का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जब यही भूमि गुलामी के खिलाफ उठ खड़ी हुई। ये वो दौर था जब यहां से प्रतिरोध और आधुनिक भारत के जन्म की नींव रखी गई। तो जैसे जैसे मुगल कमजोर पड़ रहे थे, अवध के नवाबों का उदय हुआ। उन्होंने लखनऊ को अपनी राजधानी बनाया, और क्या कहना, उनके दौर में लखनऊ तहजीब, अदब, कला और संस्कृति का एक ऐसा केंद्र बना जिसका कोई मुकाबला नहीं था।
1857? ये सिर्फ एक साल नहीं है, ये भारतीय इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो चुकी एक ज्वाला है। ये साल था भारत की आजादी के पहले महासंग्राम का। और जानते हैं इस महासंग्राम का दिल कहां धड़क रहा था? यहीं, उत्तर प्रदेश में। मंगल पांडे की पहली चिंगारी यहीं से उठी। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने कमान संभाली तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने ललकार लगाई। इसी धरती ने ब्रिटिश राज को सबसे तगड़ी चुनौती दी थी। और ये आग बुझी नहीं, दशकों बाद काकोरी जैसे क्रांतिकारी आंदोलनों में ये फिर से धधक उठी। और अब चलिए इस ऐतिहासिक यात्रा को लेकर आते हैं आज के दौर में, आधुनिक युग में। इसी आज़ादी की लड़ाई की आग से तपकर जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री जैसे बड़े बड़े नेता निकले, जिन्होंने आगे चलकर भारत को एक नई दिशा दी। और फिर आज़ादी के बाद 26 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत ने अपनी पुरानी पहचान को पीछे छोड़ा और उत्तर प्रदेश के नाम से एक नए युग में कदम रखा और राजधानी बनी आज की बात करें तो उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है और देश की राजनीति का एक पावर हाउस पे। लेकिन इसकी असली पहचान इसकी आबादी या इसकी राजनीति नहीं है। नहीं, इसकी असली पहचान तो इसके गहरे और गौरवशाली इतिहास में ही लिखी है। तो एक प्राचीन सभ्यता की रीढ़, क्या ये इसके भविष्य का दिल भी बनेगी? जिस जमीन पर राम, बुद्ध और अकबर के कदम पड़े, जहां से भारत की कहानी लिखी गई, क्या वही भूमि भारत के आने वाले कल को भी आकार देगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद वक्त ही देगा।